आज की वीडियो क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, ये प्रैक्टिस पेपर 1 है आपका। सेशन 2021। टाइम आपको पता है 90 मिनट्स का होता है। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश। इस पेपर में 3 सेक्शन है, जैसा कि आप जानते हैं। क्वेश्चन पेपर कंटेंट 3 सेक्शन। हर सेक्शन, पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 20 आपको करने होंगे। दूसरे सेक्शन में आपको 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 20 करने होंगे। और लास्ट के सेक्शन होते हैं सी, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, यहाँ मार्क्स दे रखा है कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। डेट इज इक्वल 0.80 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 3 बात का ध्यान रखें। सबसे पहले वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। प्लेलिस्ट में जाके जितने भी वीडियोज़ हैं क्लास 9th के, एक प्लेलिस्ट है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। उसको बार बार देखें, जिससे गारंटेड आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। अब तक जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो कुछ नहीं पढ़ा है, वो जाके बार बार उस वीडियो क्लिप को देखे, जिससे कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पता चल जाएंगे और ऑप्शन आपको क्वेश्चन के आंसर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, और पास हो जाएंगे पक्का। अब चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि इन एरेटेड वाटर सोडा और सॉल्यूट इज डैश एंड सॉल्वेंट इज डैश। अब कोल्ड ड्रिंक्स वाटर की बात कर रहा है, जो सोडा वाटर की बात कर रहा है। इसमें लिखा है ना, सोडा वाटर में डैश विलेन होता है और डैश विलायक होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट जो लेसर इन अमाउंट होता है, कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है, आपको पता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होता है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर होता है, इतना तो पता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होता है, वाटर हमें ज़्यादा मात्रा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है पहले का। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समंगनी मिश्रण है? तो ऑप्शन ए कहता है मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉइल इन वाटर। सी कहता है मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर। डी कहता है बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। डी जो इसका करेक्ट आंसर है। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। पानी में, ए ऑप्शन कहता है पानी में नमक का घोल। बी कहता है पानी में मिट्टी का मिश्रण। सी कहता है पानी और सोडियम सल्फेट का मिश्रण। डी कहता है ए और सी। तो ए और सी जो है इसका मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सॉल्यूशन थ्रू आउट हो, कहाँ जहाँ पे जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो कहीं भी वहाँ पे मीडियम ऑफ सेपरेशन ना दिखे हमें। जब किसी बीकर के अंदर अगर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो सारी जगह जो कंपोजिशन हो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको होमोजीनियस कहते हैं। तो साल्ट इन वाटर बिल्कुल ऊपर से या टॉप में देखो या नीचे से, साल्ट एंड वाटर कंपोजिशन सेम रहेगा। और जो है सॉइल इन वाटर, तो इसमें सॉइल क्या होता है ना, मिट्टी जो होता है नीचे जाके जम जाता है, बैठ जाता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सी कह रहा है मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट। तो ये सोडियम सल्फेट वाटर में पूरा पूरा घुल जाता है, इसलिए फर्स्ट एंड सी जो है सही आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन जानना है तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के और देख सकते हो। ठीक है, या फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या है कि द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इन बिलियन में कणों की आकार होता है। तो कणों का जो आकार होता है, पहला ऑप्शन कह रहा है मोर देन 10⁹ मीटर, लेस देन 10⁹ मीटर, इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और डी कहता है बिटवीन 10⁻⁹ टू 10⁻³ मीटर। इसका करेक्ट आंसर है लेस देन।
लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर, डेट इज बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो आपको पता है कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज अपर। कागज़ का काटना, कटिंग ऑफ पेपर, पेपर काटने के बाद पेपर ही दिखेगा, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, प्रॉपर्टीज तो बदली नहीं। पानी का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्या फ्रीजिंग, जब वाटर फ्रीज करोगे तो वाटर ही रहेगा ना, कुछ और तो नहीं हो जाएगा। तीसरा कह रहा है मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है, मैग्नीशियम प्लस O2 जब जलता है तो क्या बोलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, MgO बन जाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये नेचर बदल गया, तो नया सब्सटेंस बन गया। और लास्ट क्या आता है, डिजॉल्विंग ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट घुलने के बाद ही कॉपर सल्फेट होगा पानी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। करेक्ट आंसर है इसका सी, मैग्नीशियम रिबन का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन मैग्नीशियम रिबन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर विल शो टिंडल इफेक्ट। हाल ही में निर्मित कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाएगा। कौन सा इसमें से टिंडल इफेक्ट शो करेगा। पहला कह रहा है सस्पेंशन, निलंबन, दूसरा कह रहा है कोलाइडल, तीसरा कह रहा है बिलियन द सॉल्यूशन, और डी कह रहा है ए और बी बोथ। तो जो आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है वो करता है आपका सस्पेंशन और कोलाइडल। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। डी में क्या है, ए और बी। सस्पेंशन और कोलाइडल जो होता है ये आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट पता है, स्कैटरिंग ऑफ वाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन। लाइट को बिखेर देता है, उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात एक बार, इसका ऑप्शन क्या था, इसका करेक्ट आंसर था आपका डी। पाँचवें का करेक्ट आंसर था डी। पाँचवें करेक्ट आंसर था डी, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 कहता है क्या, एवरी सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रत्येक कोशिका की विशेषता होती है। पहला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, तो हाँ ये बात सही है, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जी सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तीसरा कह रहा है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसका सही है। हर सेल में ये तीनों चीज़ होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो पढ़ते हैं, और जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डीएनए का मतलब क्या होता है। तो पता है आपको, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा है, डीऑक्सी। बी ऑप्शन कह रहा है डीऑक्सी पेंटो न्यूक्लिक एसिड, गलत है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डबल न्यूक्लिक एसिड, गलत है। और बोथ ANC, एक ही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है डीएनए का, दो तो हो नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का, आरएनए का होता है क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो इस तरह के चीज़ें आप याद रखें, एग्जाम्स में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। कह रहा है क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप। क्रोमेटिन पदार्थ बना होता है। पहला कह रहा है प्रोटीन, दूसरा कह रहा है डीएनए, तीसरा कह रहा है क्रोमोजोम। तो इसमें से किससे बना हुआ रहता है। तो ये जो है आपका प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ रहता है। किससे बना रहता है, प्रोटीन और डीएनए से। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ए, प्रोटीन और डीएनए से, फर्स्ट और सेकंड। तो करेक्ट आंसर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन 9 कहता है आपका, हु कॉइंड द वर्ड सेल। सेल की खोज किसने की थी। कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया या इस्तेमाल किया। तो आपको पता है, सबसे पहले कोशिका जो है वो बोलने वाले का थे रॉबर्ट हुक थे। तो पहला का रॉबर्ट ब्राउन, नहीं। रॉबर्ट हुक दूसरा ऑप्शन है, लिविक हुक नहीं, लेवन हुक नहीं, और तीसरा है शॉन।
तो नहीं, करेक्ट आंसर है इसका बेटा बी, रॉबर्ट हुक जो है, करेक्ट आंसर इसका बी। सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था, कब 1665 में ना, 1665 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अब। कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जल के अणुओं की गति क्या कहलाती है। पहला कह रहा है ऑस्मोसिस, प्रासरण, डिफ्यूजन, विसरण, इंटरमिक्सिंग, अंतः मिश्रण, और डी कहता है ट्रांसलोकेशन, स्नांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, ऑस्मोसिस कहते हैं ना, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम होता है ना, एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस का करेक्ट आंसर है, आंसर है इसका ए, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन 11 कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लैक वैक्यूल्स, किसमें निम्नलिखित में से किस उत्तक में रिक्तिका उपस्थित नहीं होती, वैक्यूल्स किसमें नहीं होता। पहला ऑप्शन कहता है एपिकल मेरिस्टम, बी कह रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, सी कह रहा है पैरेन्काइमा, डी कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन 12 कहता है क्या, फॉलोइंग्स आर द कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच अमंग द फॉलोइंग इज लिविंग इन नेचर। निम्नलिखित एक जटिल उत्तक के घटक हैं, इनमें से कौन जीवित घटक होता है। पहला कह रहा है ट्रैकिया, बी कह रहा है वेसल वाहिका, तीसरा कह रहा है आपका जाइलम फाइबर्स, जाइलम रेशा, और डी कह रहा है जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 12 का करेक्ट आंसर है डी, जाइलम पैरेन्काइमा, करेक्ट आंसर है बेटा डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे अब। कह रहा है विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज शोन इन द गिवन पिक्चर एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। दिया गया चित्र किस सरल स्थायी उत्तक को दर्शाता है और उनका कार्य क्या है। ऑप्शन ए कहता है पैरेन्काइमा है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, बी कहता है कि पैरेन्काइमा है जनरली स्टोर फूड, सी कहता है आपका पैरेन्काइमा है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, डी कहता है स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। हिंदी में पढ़ देते हैं। पैरेन्काइमा पौधे के भागों को कठोरता प्रदान करता है, पैरेन्काइमा आमतौर पर भोजन का संग्रहण करता है, सी कोलेनकाइमा आंतरिक सहायता प्रदान करता है, और डी कह रहा है स्क्लेरेन्काइमा पौधों के अंगों को कठोरता प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 13 का बी, ये पैरेन्काइमा को दिखाया गया है जो कि क्या करता है, जनरली स्टोर करता है फूड को। करेक्ट आंसर है इसका बी, करेक्ट आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका विच सिंपल परमानेंट टिश्यू डज नॉट शो सेल डिवीजन। कौन सा सरल अस्थायी उत्तक कोशिका विभाजन नहीं करता। ऑप्शन ए कोलेनकाइमा टिश्यू, बी पोरेनकाइमा टिश्यू, सी एरेनकाइमा, डी कह रहा है स्क्लेरेन्काइमा। इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का आपका डी, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, डी जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि यहाँ पे दिए गए आरेख में फर्स्ट सेकंड और थर्ड की पहचान कीजिए, पहला दूसरा तीसरा। आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि ये एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है और लेटरल मेरिस्टम। तो आपको पहचानना है कि कौन क्या है। ठीक है, ये आपको पहचानना है। तो ऑप्शंस रीड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर बताता हूँ मैं।
15 का इसका करेक्ट आंसर है डी। जो इसका फर्स्ट पार्ट है लेटरल मेरिस्टेम में, सेकेंड जो है इंटर कैलरी है, और ऊपर एपिकल। अच्छा, याद करने के लिए अपेक्स होता है ना, अपेक्स सबसे टॉप, उसको एपिकल सबसे ऊपर कहेंगे। इंटर मतलब बीच वाली बात करते हैं, और लेटरल मतलब बेस की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अपेक्स टॉप को कहते हैं ना, तो एपिकल मेरिस्टेम में इंटर कैलरी मतलब बीच की बात करते हैं, और लेटरल सबसे बेस की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है द यूनिट ऑफ स्पीड इज, चाल की इकाई। जितनी भी फिजिक्स में ऐसा यूनिट है, जैसे फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो जितने भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े हैं, सबके आपको ऐसा यूनिट याद होने चाहिए। एक नंबर के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल ही आएंगे, आ सकते नहीं, आएंगे ही आएंगे। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? डी जो इसका करेक्ट है, मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे अब। 17 कहते हैं क्या, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? निम्नलिखित में से किस स्थिति में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है? एक कहता है इफ बाइक इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, बात सही है। बाइक अगर स्ट्रेट रोड पर चलता है तो बात दोनों इक्वल होगा जी। दूसरा कह रहा है इफ़ द बाइक इज मूविंग द सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मान लो ये बॉडी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इस केस के लिए क्या होता है कि मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी जा रहा था, ये अगर वो उसका डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो वो सेम नहीं हो सकता। और कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो जो डिस्टेंस है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तीसरा कह रहा था मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी नहीं है, सर्कुलर पाथ की बात है ना। फोर्थ कह रहा था पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज मूविंग टू एंड फ्रो, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 17 का करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कि बाइक मूविंग कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, तो दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड उस केस में ही इक्वल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। निम्नलिखित में से कौन त्वरित गति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कहता है अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मुक्त रूप से गिरती वस्तु। बी कहता है एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता एक एथलीट। सी कहता है आपका और ट्रॉली स्लाइडिंग ऑन अ रैम्प, ढलान वाले पथ पर नीचे चलती ट्रॉली। डी कहता है अ बस मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्थिर वेग से गतिमान एक बस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 18 का डी, कि अ बस इज मूविंग, करेक्ट आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर डी, अ बस मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्थिर वेग में गतिमान एक बस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में हमने फिजिक्स वाले जो था चैप्टर 8 जिसके एमसीक्यू डिस्कस किया, उस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं इस तरह के। कहता है कि 4 कार ABCD आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एज सोन इन देयर देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस है या टाइम है? कल बताया था मैंने कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा दूरी लेना है, यानी कि स्पीड उसकी ज़्यादा तेज़ है, और ज़्यादा समय लेके कम दूरी कवर करना है, ज़्यादा समय लेके कम, तो इसकी स्पीड कम, उसकी क्या है, स्पीड कम है, स्लो है। तो ये इसका फास्ट है और ये इसका स्लोएस्ट है, ये लास्ट वाला। यानी डी तो सबसे फास्ट गाड़ी चल रही है और बी जो है सबसे स्लो चल रही है। ठीक है, ये तो आप फिगर से देखे पहले पता कर लो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दिस कार।
4 कारें ए बी सी और डी एक सीधी सड़क पर चल रही है, जिनकी गति और उसके दूरी समय ग्राफ में दिखाया गया है। इस कारों के गति के लिए कौन सा कथन सही है? कथन सही आपको देखना है। तो कह रहा है सी स्लोएस्ट है। कह रहा है कि क्या कार सी धीमे है? ऑप्शन ए कहता है, बी कहता है डी इज फास्टर देन ऑल, डी फास्टेस्ट है सब में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने पहले बता दिया। कह रहा है ए इज फास्टर देन डी, ए फास्टर है डी से ना। ये कह रहा है डी इज स्लोअर देन, डी इज स्लोअर देन कार सी, डी जो है स्लोअर ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 19 का करेक्ट आंसर है बी, डी जो है सबसे फास्टेस्ट है सब में। क्या इसका करेक्ट आंसर है? बी, बी जो इसका करेक्ट आंसर है कि जो कार डी है वो सबसे तेज चल रही है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये ग्राफ से क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के निम्नलिखित वेग समय ग्राफ में कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण दर्शाता है? ए ऑप्शन का ग्राफ है, बी का है, इसमें सीधा जा रहा है इस तरीके से, यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ से भर रहा है। तो किसमें जो आपका जीरो एक्सेलरेशन शो करेगा? तो करेक्ट आंसर है इसका सी, बी का करेक्ट, बी इसका करेक्ट आंसर है सी, सी जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कहता है क्या? इनर्शिया इज द मेजर ऑफ, जड़त्व माप होता है मास का, वेलोसिटी का, फोर्स का, बोथ ए एंड बी। तो इनर्शिया मेजर करता है किसका? मास का, हमने पढ़ा है। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, किसका? द्रव्यमान। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है बेटा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बल का मात्रक, अब मैंने कहा था ना कि एसआई यूनिट जितना भी है सारे याद कर लेना, ठीक है। चलिए बल का मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, पहला कह रहा पास्कल, पास्कल तो प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। न्यूटन जी फोर्स का यूनिट होता है। जूल एनर्जी का होता है, वर्क का होता है। तो बोथ बी एंड सी, बी सी नहीं हो सकता जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूटन, बी। 22 का करेक्ट आंसर होगा बी, 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? बी, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन, न्यूटन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। कहता है ड्यूरिंग लंच ऑफ अ स्पेस शटलर द थ्रस्ट हेल्प इन इट्स अपलिफ्टिंग, दिस इज ड्यू टू ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक आंतरिक यान, एक अंतरिक्ष यान सॉरी एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के दौरान उससे निकलने वाला प्रणोद उसके ऊपर उठने में मदद करता है। इसका कारण है ऊर्जा का संरक्षण के कारण, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का आपका सी, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये इसका लॉ है। आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ याद होने चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट सूचना लास्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में आएंगे। मैंने बोल दिया आपसे कि आप जितने भी एसआई यूनिट्स हैं फिजिक्स में वो सारे याद कर लें, एक बार रीड आउट कर लें, एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। जितने भी आपके
द फंडामेंटल ऑफ लाइफ सेल के बारे में है, वहाँ से पढ़ लें। नहीं तो अगर कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पा रहे हैं तो आप अमर सर जी को यूट्यूब पे सर्च करें, और अमर सर जी को यूट्यूब पे सर्च करने के साथ ही एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी आप क्लिक कर लें, जिससे कि जैसी क्लास 9 की कोई भी अपडेट आती है आप तक तुरंत पहुँचे। वैसे ऑलरेडी वहाँ पे 4 या 5 जो है वीडियो क्लिप बनी हुई है, जो कि MCQ पे ही है, बिल्कुल आपके पेपर पे आधारित है कि पेपर में क्या क्या आने वाले हैं, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप या तो वो सारे प्लेलिस्ट है, ज़्यादा बड़े बड़े है नहीं, 10-10 5-5 मिनट का है, 15 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 5 मिनट 3 मिनट इस तरह से होगा। आप उसको बार बार देखें, 5 बार 3 बार 4 बार, जितना बार आप मैक्सिमम टाइम उसको देख सकते हैं, वही आपके एग्जाम्स में आने वाले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है क्या है कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द मेजर ऑफ, गति का दूसरा नियम हमें किसके बारे में बताता है। तो पता है कि गति का दूसरा नियम, पहला तो कह रहा है कि मास, द्रव्यमान, बी कहता है इनर्शिया, सी कहता है फोर्स, और डी कहता है एक्सेलरेशन। इसका करेक्ट आंसर है सी, फोर्स के बारे में बताता है। यहीं से तो निकलता है F=m में, F=m में जो यहीं से निकलता है सेकेंड लॉ से। फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया के बारे में बताता है, थर्ड लॉ एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बताता है, और जो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, फोर्स बराबर मास बताता है, ma, जो फोर्स होगा मास के बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इस तरीके से आप याद कर लें। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बल जो है इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बार बार देखें, यही है फंडा एग्ज़ाम को पास करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।